पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो रिवीजन की क्लास नंबर 23 पे हम लोग आ चुके हैं। कृपया सभी लोग अटेंडेंस जरूर अपने यहाँ पर दर्ज करिएगा। आज के टॉपिक लिखे हुए हैं इतिहास में दिल्ली सल्तनत भाग 1, इसमें रजिया से हमको आगे कंटिन्यू करना है। मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया का पार्ट 2, इसमें हमको देखना है कि कौन कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पॉलिटी राज व्यवस्था में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ही चल रहा है। आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन कवर कर लेंगे, और पार्टी विप जो होते हैं उनको कवर कर लेंगे, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट वगैरह, और इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। तो रजिया सुल्ताना के बारे में बात कर लेते हैं। सुल्ताना रजिया या रजिया सुल्ताना अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, और पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका इनको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे सल्तनत काल में, मुगल काल में सिर्फ एक इन्हीं का नाम रजिया आप सुनेंगे, जबकि प्राचीन भारत में जो हमारे यहाँ के वंश थे, इसमें आप चाहे रुद्रमा देवी को देख लें, काकतीय डायनेस्टी की रुद्रमा देवी जो 4th इंडिपेंडेंट रूलर थी, और उसके अलावा आप जैसे देख लें कई सारी जो शासिका थी, उन्होंने लोगों ने अपने पुत्र या फिर अपने पौत्रों के रिएजेंट के रूप में काम किया था। जैसे रानी दिद्दा जो लोहार डायनेस्टी की थी कश्मीर में, रानी दिद्दा, तो उन्होंने शासन किया था। लेकिन आप मुस्लिम शासकों में और मेडिवल हिस्ट्री के मुस्लिम शासकों में सिर्फ एक का नाम सुनेंगे, रजिया सुल्ताना का। भारतीय इतिहास की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका। इन्होंने एक अफ्रीकी अबिस्नियन दास याकूत को घुड़सवार सेना का प्रभारी नियुक्त किया था, या अमीर याखूर नियुक्त किया था। किसको? याकूत को। और रजिया के शासन के दौरान चिहलगानी या 40 कुलीन जो अमीर सरदार थे, उनके साथ मतभेद हुए थे। जाहिर सी बात है कि जो कुलीन वर्ग के सरदार हैं किसी और को शासक बनाना चाहते थे, और उनको एक मुस्लिम महिला इस पद पर रास नहीं आ रही थी। रजिया ने अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर से शादी की थी। बाद में चिहलगानी समूह ने कई सारे प्रोविंशियल सरदारों के साथ मिलकर के तख्ता पलट किया, और रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी गई थी कैथल हरियाणा के पास।
रज़िया को सक्सीड करते हैं बहराम शाह। बहराम शाह के बाद फिर अन्य शासक हैं, वो सभी जो है इस चेहलगानी समूह के कठपुतली शासक साबित हुए थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। मेजर जो एक नया उभरता हुआ शासक आता है, चेहलगानी समूह को खत्म करने का निर्णय लेता है और इंडिपेंडेंट रूलर बनने का यहाँ पर काम करता है गियासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने चेहलगानी को समाप्त कर दिया था। इसका मानना था कि अगर यहाँ पे अब बादशाहत कायम रखनी है, सल्तनत को आगे बढ़ाना है, तो चालिहा या चेहलगानी को खत्म करना होगा। तो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए चेहलगानी समूह को खत्म करने का काम किया था बलबन ने। इसका यकीन था कि राजशाही शक्ति और अधिकार को बढ़ाकर ही समस्याओं का अंत किया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाथों में शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति सिर्फ सुल्तान के हाथों में होनी चाहिए, वह ऐसा मानता था। बलबन के अनुसार सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया होता था और ईश्वरीय कृपा का पात्र होता था, यानी डाइवाइन राइट ऑफ किंगशिप में बिलीव रखता था। इसका मानना था कि कोई खलीफा या कोई उलेमा जो है सुल्तान को सुल्तान का पद नहीं देता, ये पद मिलता है सुल्तान को अल्लाह की तरफ से, ऐसा मानता था बलबन। अब इसका भी एक इम्प्लीकेशन ये है कि बलबन अगर ये मानता था कि उसको ईश्वर से या फिर अल्लाह से जो है सुल्तान का पद मिला है, तो वो किसी और की अथॉरिटी क्यों मानेगा? जाहिर सी बात है वो अपनी चलाएगा और एक अनार्कियल रूलर या फिर एक डेस्पॉट रूलर, निरंकुश शासक के रूप में काम करेगा, किसी की बात नहीं मानेगा और किसी से दबेगा नहीं। दो सुल्तान ऐसे रहे हैं सल्तनत काल में, एक बलबन रहा है और फिर बाद में अलाउद्दीन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। इन लोगों ने क्या किया था कि खलीफा या उलेमा जो धर्मगुरु होते थे, उनकी बात नहीं मानी थी, अपने हिसाब से शासन चलाया था और धर्म को राज्य से नीचे का दर्जा दिया था। तो सुल्तान के ईश्वरीय कृपा के सिद्धांत को कौन मानते थे? डाइवाइन राइट ऑफ किंगशिप को अलाउद्दीन और इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और ये बलबन मानते थे। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों परंपराओं जैसे सजदा पैबोस को अपनाया था और आगे चल करके अकबर भी ये प्रथाएं अपनाता है। नवरोज़ का त्यौहार जो फारसी फेस्टिवल है, इसको मनाने की शुरुआत की थी बलबन ने। और बलबन ने दीवान आरिज नाम से एक रक्षा विभाग की स्थापना की थी, लुटेरों और डाकुओं पर कड़ी कार्रवाई की और दिल्ली में एक स्टैंडिंग आर्मी सबसे पहले रखी थी। यहाँ पर बलबन ने मंगोलों के खिलाफ इसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, यानी कि दबने की जगह उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया था और पश्चिमी सीमाओं को वेस्टर्न फ्रंटियर को मजबूत किया था, जहां से मंगोल आक्रमण का खतरा था। अभी सारे सल्तनत शासकों को पढ़ने के बाद हम ऑलरेडी एक पूरा अलग से सेगमेंट करेंगे कि किस शासक ने मंगोलों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई और मंगोलों से उनके संबंध कैसे रहे, मंगोलों ने कब कब आक्रमण किया किस किस शासक के समय, और उस आक्रमणकारियों का नेतृत्वकर्ता कौन था और उससे मुगल ये सल्तनत शासकों ने कैसे डील किया। बलबन का एक बेटा मंगोलों से लड़ते हुए वेस्टर्न फ्रंटियर पर मारा गया था, इसका नाम महमूद था। इस त्रासदी से दुखी होकर बलबन बीमार पड़ गया, 1286 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैकूबाद गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान और फिर बाद में बहुत थोड़े ही दिनों के लिए कैमूअर्स भी रहा था। फिर इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी जो है इस वंश को खत्म करके खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर करता है। बलबन ने सुल्तान को धरती पर ईश्वर की छाया बताया था, तो एक उपाधि भी धारण की थी। एक तो थी नियाबत खुदाई और दूसरी थी जिल्ले-लाही और नियाबत खुदाई खुद को कहा था बलबन ने। अब हम बात कर ले रहे हैं खिलजी वंश की। जलालुद्दीन खिलजी तुर्क थे लेकिन अफगानिस्तान में बस गए थे। तो जो खिलजी लोग थे ये बेसिकली खल्स नामक जगह से आए थे। ये थे तो तुर्क लेकिन अफगानिस्तान में बस गए थे और ये बलबन के समय जलालुद्दीन था, ये वेस्टर्न फ्रंटियर की रक्षा करता था, वार्डन ऑफ मार्चेस ये हुआ करता था। जलालुद्दीन ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और बुढ़ापे के समय भी उसने मंगोलों के खिलाफ मार्च किया था और भारत में उन्हें उसने सफलतापूर्वक रोका था 1292 में। उसके बाद इसकी दो बेटियां थी, एक तो इसका दामाद और भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में इसका मर्डर करके खुद शासक बनता है, और दूसरी बेटी का विवाह इसने मंगोल नेता उलुग खान के साथ कर दिया था। तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसको डिप्लोमेटिकली डील किया गया था, डिप्लोमेसी से लड़ाई नहीं की गई थी, डिप्लोमेसी से ये जलालुद्दीन खिलजी ने डील करना सही समझा था। अलाउद्दीन ने देवागिरी राज्य पर आक्रमण किया था जो सेवना यादव वंश के अधीन था और बहुत सारी संपत्ति वहां से अर्जित की थी। और देवागिरी में यादव वंश की एक पुत्री थी, उससे विवाह भी कर लिया था अलाउद्दीन ने। राजकुमारी झत्तेपली से रामचंद्र देव ने विवाह कर दिया था अपनी पुत्री से अलाउद्दीन का देवागिरी अभियान के बाद। देवागिरी इस्लामी आक्रमण का सामना करने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य था, ये ध्यान रख सकते हैं। और बाद में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सिंहासन को कब्जा लिया था। अब खिलजी वंश का जो ये क्रोनोलॉजी है देख लीजिएगा, क्योंकि हम मेजर किसके बारे में पढ़ते हैं खिलजी वंश में, जलालुद्दीन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, मुबारक शाह या मुबारक शाह के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो था। खुसरो शाह ये खिलजी शासक न होकर के एक हिंदू कन्वर्ट था जिसको सत्ता मिल गई थी और ये आखिरी शासक था खिलजी वंश का।
तो इस तरीके से है। लेकिन कई बार हम इन रूलर्स को इग्नोर कर देते हैं। इब्राहिम रुकनुद्दीन, ये 6 साल का लड़का था जो मलिक काफूर के नेतृत्व में जिसको शासक बनाया गया था। इसका नाम भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली शिहाबुद्दीन उमर की मैं बात कर रहा था, गलत टिक लग गया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के बाद तुरंत ही इब्राहिम रुकनुद्दीन का राज्याभिषेक किया गया था, लेकिन इसको तुरंत ही अलाउद्दीन खिलजी ने हटा करके खुद को शासक बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर को जो है शासक बनाया गया था। फिर मुबारक शाह जो है शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर को हटा करके। जलालुद्दीन खिलजी के तुरंत बाद हम लोग अलाउद्दीन पढ़ते हैं, लेकिन बीच का ये शासक नहीं भूलना है। इब्राहिम रुकनुद्दीन और मुबारक शाह से जस्ट पहले शिहाबुद्दीन उमर को आपको नहीं भूलना है। खिलजी वंश से अलाउद्दीन के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बना था, इब्राहिम रुकनुद्दीन को तुरंत ही हटा करके। तो एक सबसे साम्राज्यवादी सुल्तान था और इसने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया और काफी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ, जैसे मंगोलों के खिलाफ। मंगोलों के खिलाफ जो है इसने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी नियुक्त की थी वेस्टर्न फ्रंटियर को गार्ड करने के लिए, और कई सारे किले बनवाए थे वेस्टर्न फ्रंटियर में। तो मंगोल इन्वेशन का परमानेंट सोल्यूशन निकालने का सबसे पहला प्रयास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल इन्वेशन का परमानेंट सोल्यूशन किस रूप में? सबसे पहले तो एक स्टैंडिंग आर्मी, बाउंड्री की रक्षा के लिए, स्टैंडिंग आर्मी फॉर बाउंड्री। एग्जाम पूछा जा चुका है कि अपने सीमांत की रक्षा के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी जो है किसने नियुक्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। क्योंकि जब अलाउद्दीन एक समय चित्तौड़ गया था आक्रमण करने, तो वहां पर मंगोल दिल्ली तक घुस आए थे। मंगोल दिल्ली तक घुसे थे अलाउद्दीन खिलजी काल में, और दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे थे खुद अलाउद्दीन की सेना को एक समय पर दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली तक मंगोल इन्वेशन हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी काल में, जब अलाउद्दीन चित्तौड़ गया था अपना अभियान लीड करने। तो वहां से फिर इसने परमानेंट सोल्यूशन निकालने की यहाँ पर सोची, एक परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा मंगोल इन्वेशन का। और उसने वेस्टर्न फ्रंटियर में कई सारे किले बनवाए थे। सैन्य अभियान जो लीड किए अलाउद्दीन ने, और ज़्यादातर अलाउद्दीन के अभियान किसने लीड किए थे? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, यूनच था, और इसने कई सारे अभियान अपने स्वामी अलाउद्दीन के लिए लीड किए थे। कई सारे सफल अभियान लीड किए थे। तो देवागिरी में अभियान 1296, 1307, 1314 में 3 अभियान, फिर गुजरात अभियान 1299, 1300 में, फिर रणथंभोर का अभियान, फिर चित्तौड़ अभियान, फिर मालवा का अभियान। इस तरीके से मेजर अभियान लीड किए गए थे। फार साउथ तक अभियान लेकर के गया था, मदुरई भी अभियान लेकर के गया था, पांड्य शासक हो रहा था मलिक काफूर की सेना ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन ने गुजरात के वघेला शासक कर्णदेव को हराया था और उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह किया था। रानी पद्मिनी की खातिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया था। राणा रतन सिंह वहां पर शासक थे, और इसके बारे में आपको मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में ये देखने को मिलता है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। चित्तौड़ अभियान का वर्णन किया गया है। अमीरों को नियंत्रित करने के लिए काफी सारे नियम बनाए थे। अलाउद्दीन के समय जो अमीर थे उनको काफी मतलब अच्छे ट्रीटमेंट का सामना नहीं करना पड़ा था। काफी ज्यादा उन पर स्ट्रिक्ट नजर रखी थी अलाउद्दीन ने, जिससे वो स्ट्रांग ना हो जाएं और मतलब सुल्तान के खिलाफ साजिश ना करें। तो अमीर वर्ग जो था, बेसिकली अमीर वर्ग कौन सा था? अलाई वर्ग था। तो अलाई वर्ग के जो अमीर लोग थे, अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर या एमीर का मतलब होता है, दिल्ली सल्तनत पे जब हम लोग पढ़ेंगे, अमीर या फिर अमीर का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, सेठ लाला लोग, या फिर जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पहुंच होती थी, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग या तो धन से होते थे या फिर अपनी ऐसी लीनिएज से आते थे जिन लोगों ने पास्ट में दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया हो, उसके शासन को। तो अमीरों को काफी हद तक नियंत्रित करने का काम किया। इनको धन एकत्र नहीं करने देता था अलाउद्दीन, जमीन एकत्र नहीं करने देता था, और प्रशासन में इनकी ज्यादा नहीं चलने देता था अलाउद्दीन। मलिक काफूर जो मूल रूप से एक हिजड़ा था, ये दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत करने वाला मुख्य सेनापति बना था। गुजरात विजय के दौरान ये मिला था अलाउद्दीन को, और फिर वहां से गुजरात से आगे के अभियान मलिक काफूर ने लीड किए थे। रामचंद्र देव के खिलाफ देवागिरी का अभियान लीड किया था मलिक काफूर ने। प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, काकतीय वंश के खिलाफ अभियान लीड किया था। वीर बल्लाल तृतीय होयसाल वंश के शासक थे, उनके समय में ये मलिक काफूर का अभियान गया था। मतलब ये शासक और जो है कौन सा वहां पे स्टेट था जहां पर ये अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान गया था, इसके बारे में लिखा है। जैसे वीर और सुंदर पांड्य ये जो है भाग गए थे पांड्य शासन छोड़ करके, यहाँ पर मलिक काफूर ने काफी लूटपाट की थी। तो ये शासक दिए हुए और इधर यहाँ पर उनके राज्यों के नाम दिए हुए, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान गया था मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर ने रामेश्वरम में एक विजयी स्तंभ भी बनवाया था। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी की उपाधि अंकित करवाई है। सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर है, तो अपने को सिकंदर कहा था यहाँ पर अलाउद्दीन ने अपने सबसे बड़े बेटे खिज्र खान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। हालांकि उस समय उसका विश्वास पात्र मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर जो है खिज्र खान को रिकॉग्नाइज ना करके
शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा करके खुद शासन यहाँ पे करना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों तक ही इसका शासन चला था। बाद में मुबारक शाह इसको टेक ओवर कर लेता है, मुबारक शाह खिलजी। अमीरों ने हत्या करवा दी थी और मुबारक शाह को शासक बनाया था, मतलब ये मलिक काफूर की हत्या करवा करके ये शासक किसको बनाया था, शिहाबुद्दीन उमर नाम का शासक बनाया गया था। और जो है मतलब मुबारक शाह जो है शासक बनाया गया था, शिहाबुद्दीन उमर और मलिक काफूर को हटा दिया गया था। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सत्ता में आता है, अलाउद्दीन का पुत्र। कुतुबुद्दीन के समय देवागिरी यादव साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। कुतुबुद्दीन की हत्या उसके प्रधानमंत्री नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने की थी और खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान बना था। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि खिलजी लिनिएज से नहीं आता था, यानी कि अलाउद्दीन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये तो एक हिंदू था, एक हिंदू सेनापति था, गुजरात क्षेत्र से हिंदू सेनापति था और ये कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में, इस्लाम कन्वर्ट था। तो यहाँ पर क्या था कि पश्चिमी भारत में गुजरात रीजन के जो सैन्य कमांडर थे उनका समर्थन इसको प्राप्त था और उन लोगों की मदद से ये अंतिम सुल्तान बनता है खिलजी वंश का, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदुओं को काफ़ी सपोर्ट करता था और इसने क्या किया था, क्या किया था कि ज़्यादातर अपने हिंदू धर्म का ही प्रचार किया था, क्योंकि इसके समय में सल्तनत के जो महल होते थे उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रख करके पूजा यहाँ पे होती थी। तो ये मतलब नाम का मुस्लिम कन्वर्ट था, इसने हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाया था और अपने हिंदू सरदारों को प्रमोट किया था। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने इसको गद्दी से हटा दिया था और फिर तुगलक वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। तो तुगलक वंश को भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं हम लोग। नसीरुद्दीन खुसरो शाह से पहले जो ये मुबारक शाह है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब बहुत अजीब तरीके का शासक था। जैसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो है नंगा दौड़ा करता था अपने दरबार में और मुबारक शाह ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक शाह ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। एग्जाम पूछा जा चुका है कि खुद को खलीफा किसने घोषित किया है। खुद को खलीफा एकमात्र सुल्तान ने घोषित किया है, वो है मुबारक शाह खिलजी। तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है प्रशासनिक सुधार जो अलाउद्दीन लाया था। तो अलाउद्दीन एक मजबूत और कुशल शासक था, मजबूत केंद्रीय सरकार की उसने स्थापना की थी और सारी पावर ज्यादातर अपने हाथ में रखी थी। दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करता था बलबन के तरीके। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था और जो बेसिकली उलेमा थे, उलेमा एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, ज़्यादा उनको सुल्तान भाव नहीं देता था या फिर उनसे सलाह नहीं लेता था। तो उलेमा यानी कि थियोलॉजिस्ट जो होते थे, जो मुस्लिम लॉस की व्याख्या किया करते थे सुल्तानों को, उनसे ज़्यादा सलाह नहीं लेता था। उलेमा एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में रह गए थे। उलेमाओं को सबसे ज़्यादा भाव किसने दिया है आगे चल करके हम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने। उलेमाओं के हिसाब से शासन करता था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन अलाउद्दीन ने इन्हें ज़्यादा भाव नहीं दिया था। विद्रोहों की रोकथाम करने के लिए कई उपाय किए, जैसे कुलीनों के बीच वैवाहिक संबंध को प्रतिबंधित कर दिया, गुप्त बैठक पार्टियों पर रोक लगा दी गई और सुल्तान के खिलाफ कोई भी जो साजिश हो सकती थी वो सारी एक्टिविटीज रुकवा दी थी। जैसे शराब पीना, साथ में शराब खाने बंद करवा दिए थे, जुए खाने और जो है प्रोस्टिट्यूट्स का जो होम होता था उसको बंद करवा दिए गए थे, वैश्यालय वगैरह जहाँ पर लोग मिल करके साजिश वगैरह कर सकते थे। जासूस अपने खुद के नियुक्त किए थे अलाउद्दीन ने गुप्तचर, और प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी और उनकी कई बार संपत्ति भी जब्त की और उन पर कई सारे कर भी लगाए थे। बाजार सुधार की बात करें तो सैनिकों को नगद भुगतान करने वाला पहला सुल्तान था। इसने कई सारे अन्य टैक्सेस भी लगाए थे, जैसे घरी कर लगाया था और चरी कर लगाया था, यानी ग्रेजिंग टैक्स लगाया था और इरिगेशन टैक्स और जो है घर बनाने पर भी कर लगाया जाता था। चूंकि सैनिकों को कम वेतन मिलता था, इसलिए कीमतों पर नजर रखना पड़ता था, उन्हें नियंत्रित करना पड़ता था कि सैनिक भ्रष्टाचार ना करें। अलाउद्दीन विशाल स्टैंडिंग आर्मी रखता था और इंश्योर करता था कि भ्रष्टाचारी ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि लोग जो है फर्जी सिग्नेचर करके सैनिक की सैलरी ले जाएं, मतलब सैनिक बन करके आए और सैलरी ले जाएं, ऐसा ना हो। इस वजह से चेहरा और दाग रखने की प्रथा इसने शुरू कर दी थी। कालाबाजारी, जमाखोरी को नियंत्रित करने का इसने काम किया था। अपना एक विस्तृत खुफिया नेटवर्क शुरू किया था कि मतलब अब अलाउद्दीन के खुद के गुप्तचर जाते थे और मंडी में जाकर के रेट वगैरह पूछते थे कि रेट बढ़ा करके तो नहीं कोई बेच रहा है। तो एक अच्छा पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसने लागू किया था अपने स्टेट में? अलाउद्दीन ने। यानी सारी जो मतलब वस्तुएं थी वो सुल्तान के द्वारा नियंत्रित की जाती थी कि किसका कितना रेट रहेगा, और स्टॉक वगैरह सब मेंटेन किया जाता था। शहनाई मंडी बाजारों का प्रभारी था जो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखता था। सैन्य सुधारों के बारे में बात करें तो एक विशाल स्टैंडिंग आर्मी इसने नियुक्त की थी, क्योंकि वेस्टर्न फ्रंटियर पर भी एक बड़ी बाउंड्री फोर्स यहाँ पर रखनी पड़ती थी। तो घोड़ों पर दाग लगाने या दागने की प्रथा शुरू की थी, यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, और झूठे दस्तखत रोकने के लिए और भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सैनिकों के चेहरा नोट करने का रजिस्टर ये बनाया गया था कि कौन सा सैनिक कितनी बार सैलरी लेता है। इसका पूरा यहाँ पे विवरण रखने का निर्णय लिया था अलाउद्दीन ने। वेतन जो है नगद में देता था।
आरिज़ ममालिक सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी हुआ करता था। ये अलाउद्दीन के समय राजस्व सुधार दीवान मुस्त खराज नामक एक जो है अलग विभाग की स्थापना कर दी थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। भूमि राजस्व के आकलन के लिए भूमि के माप के लिए वैज्ञानिक पद्धति से शुरू की थी और राजस्व भूमि की एक्चुअल इनकम पर वसूला था। इसमें एक्चुअल इनकम पर इसने राजस्व वसूला था और काफ़ी राजस्व इसने वसूला था, करीब 50% के अराउंड कई बार राजस्व वसूला गया था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। अलाउद्दीन ने सरदारों, जागीरदारों और उलेमाओं पर भारी कर लगाया था और उनकी शक्तियों को लिमिट करके रखा था। ज्योग्राफी सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। अभ्रक या फिर मीका के बारे में बात करेंगे तो मीका कहाँ कहाँ मिलता है। भारत में इंसुलेटिंग गुणों के कारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मीका एक मूल्यवान वस्तु होती है। मीका के टर्म्स में भारत एक सेल्फ सफिशिएंट देश है, यानी कि भारत को माइका बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, यहाँ पर हो जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक युक्त अयस्क यानी कि ओर पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश देश में अभ्रक संसाधनों में बहुत बड़ी भागीदारी रखता है। मतलब मीका जो है या माइका कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, ये आंध्र प्रदेश से आता है। उसके बाद राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलता है थोड़ी मात्रा में। अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत का एक अधिकार है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन मीका शीट्स का भारत करता है और विश्व के कुल उत्पादन में आधे से अधिक उत्पादन भारत करता है माइका शीट्स का। टोटल माइका का नहीं, माइका शीट्स का ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर के बारे में बात करें, लाइमस्टोन की, तो लगभग हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। ज़्यादा कहाँ है इसको देख लेते हैं। जैसे गोंडवाना को छोड़कर सभी प्री कैम्ब्रियन से लेकर हाल के सभी भूवैज्ञानिक अनुक्रमों में मौजूद हैं। जैसे धारवाड़ में, विंध्य में आपको ये लाइमस्टोन देखने को मिल जाते हैं। गोंडवाना डिपॉजिट्स में नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि जहाँ से तेल और कोयला मिलेगा वहाँ से लाइमस्टोन आपको जनरली नहीं मिलता है। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है चूना पत्थर का। और भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो भंडार अलग है। भंडार का मतलब है कि जितना मौजूद है और उत्पादन का मतलब है कि जितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक भंडार आपको पाए जाते हैं कर्नाटक में। डोलोमाइट के बारे में बात करें तो 10% से अधिक मैग्नीशियम युक्त चूने पत्थर को डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट संसाधन आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको लाइमस्टोन देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में ये मिलता है देखने को। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ डोलोमाइट के अग्रणी राज्य हैं। डोलोमाइट का आर्थिक उपयोग मुख्य रूप से धातु कर्म, अपवर्तक के रूप में, ठीक है, और ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के रूप में किया जाता है डोलोमाइट का प्रयोग। एस्बेस्टस के बारे में बात करें तो रेशेदार संरचना तंतुओं में विखंडित होने की क्षमता और महान तन्यक शक्ति होती है। इसके कारण ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है एस्बेस्टस के? राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड में। कल के वीडियो में जब हम लोग मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर एक फैक्ट बताया था कि स्वर्ण रेखा और अन्य नदियों की रेत में प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में सोना मौजूद होता है। यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा केरल में लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्वर्ण रेखा ओडिशा में जो नदी है उसके प्लेसर डिपॉजिट्स में हमको सोना देखने को मिलता है। केरल में भी 2 ऐसी नदियाँ हैं जिनके डिपॉजिट्स में आपको सोना देखने को मिलता है, लेकिन वो स्वर्ण रेखा नहीं है। केरल की 2 नदियाँ हैं, एक पुन्नपुड़ा है, एक चलियारपुड़ा है। इसके रेत में, इसके एल्यूवियम में हमको प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सोने का कुछ अवशेष देखने को मिलता है। तो ओडिशा की स्वर्ण रेखा है, केरल की 2 नदियां हैं, पुन्नपुड़ा और चलियारपुड़ा, जहां से आपको प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जिसमें सोना होता है। जिप्सम के बारे में बात करें तो कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट होता है, जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल जैसी तलछटी संरचनाओं में सफ़ेद अपारदर्शी या पारदर्शी खनिज के रूप में मौजूद होता है। इसका मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने में और सीमेंट उपयोग में जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिरेमिक उद्योग में मोल्ड बनाने के लिए भी किया जाता है। राज्यों में सर्वाधिक भंडार राजस्थान में देखने को मिलता है, J&K में देखने को मिलता है जिप्सम का, और राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। परमाणु खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। परमाणु खनिज भारत में 2 होते हैं, यूरेनियम और थोरियम। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत स्थापित जो परमाणु खनिज निदेशालय है, यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, यूरेनियम थोरियम के भंडारों की भूवैज्ञानिक खोज के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जियोलॉजिकली कहाँ पर यूरेनियम थोरियम प्रेजेंट है, इसकी खोज कौन करता है? परमाणु खनिज निदेशालय, यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट। ये खनिज परमाणु उद्योग के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं, थोरियम और यूरेनियम। यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं सिंहभूम के पास, झारखंड में। जादूगोड़ा के माइंस जो है, जादूगोड़ा के, ये प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यूरेनियम के लिए, ध्यान रखिएगा, और भंडारण के लिए भी। लद्दाख में नुब्रा श्योक नदी घाटी से चुंबकीय चट्टानों के नमूनों के अध्ययन से यूरेनियम और थोरियम के हमको अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की गई इनके एक्सट्रैक्शन के लिए।
मोनाजाइट सैंड में भी यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और थोरियम पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों में बिहार के कुछ स्थानों में देखने को मिलता है। जैसे बांका में आपको जो मोनाजाइट सैंड देखने को मिलती है, वेस्ट चंपारण में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ की मोनाजाइट सैंड में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर और बिहार के कुछ स्थानों पर मोनाजाइट सैंड में यूरेनियम के अवशेष देखने को मिलते हैं। मोनाजाइट सैंड का सबसे बड़ा संकेंद्रण कहाँ पर है? केरल तट पर है, ये जरूर ध्यान रखना है। केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान भारत में थोरियम के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है सारे मिनरल्स की तुलना में कोल में, क्योंकि कोल बहुत पाया जाता है भारत में गोंडवाना डिपॉजिट्स में। जहां जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी वहां वहां पर आपको कोल देखने को मिलता है, और गोंडवाना डिपॉजिट्स में आपको कोल देखने को मिलता है। तो कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर किस राज्य में देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कोल का बहुत आता है आपके एग्जाम में, बाकी किसी का आए चाहे ना आए। तो मेघालय में दारांगिरी या गारो हिल्स में चेरापूंजी, लाइट्रिंग्यू, मालोंग और लैंगरिन कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है, जो खासी और जयंतिया हिल्स के पास है, लांगरिन कोयला क्षेत्र। उसके बाद महाराष्ट्र में काम्पटी, नागपुर के पास वून क्षेत्र, वर्धा, वालारपुर, घुघूस और वरोरा, इन क्षेत्रों में आपको कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र ये है। ओडिशा में आपको देखने को मिलता है झारसुगुड़ा में, हिमगिरी रामपुर में, हिमगिर में, तलचेर में और इब नदी घाटी में। आंध्र प्रदेश में आपको काथोगुडेम में, कंटापल्ली में देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में लेवनी में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। भारत में जितना लिग्नाइट कोयला प्रोड्यूस होता है इसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के नेवेली से लिग्नाइट कोयला हमको देखने को मिलता है। कोयले के टाइप्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत, झिलमिली, हसदो अरंड, हसदो नदी है बेसिकली, तो हसदो नदी घाटी में आपको देखने को मिलता है कोल डिपॉजिट। कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत, झिलमिली, हसदो अरंड। उसके बाद असम में लेडो, माकुम, नजीरा, जानजी और जयपुर में आपको असम में देखने को मिलता है। जयपुर जो है ये राजस्थान वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, ये अलग है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो बहुत बड़ी खान है पूरे वेस्ट बंगाल की, डालिंगकोट या दार्जिलिंग, बीरभूम और चिनकुरी, यहाँ पर कोयला डिपॉजिट देखने को मिलता है। झारखंड में झारिया की माइंस में, धनबाद, बोकारो में, गोड्डा में, गिरिडीह में करभरी कोल फील्ड है। फिर रामगढ़ में, कर्णपुरा में, डाल्टनगंज में, लाल मटिया में, माल पहाड़ी पर, तो यहाँ पर कोयला डिपॉजिट देखने को मिलता है। लाल मटिया वगैरह पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिक्किम में रंगीत नदी घाटी में आपको देखने को मिलता है। रंजीत एक बार एग्जाम देख के आया था, लेकिन एग्जाम में तो खैर कई बार मिस्टेक भी हो जाती है प्रिंटिंग की। रंगीत नदी घाटी जो है वहां पर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर भारत में कोयला क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में देखने को मिलता है। तेलंगाना में तंदूर में और सिंगरेनी में आपको कोयला देखने को मिलता है। भारत में पेट्रोलियम आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तेल क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ तेल देखने को मिलता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसके पड़ोसी क्षेत्र हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय शामिल है। यहाँ से भारत को तेल मिल सकता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, और डिगबोई क्षेत्र ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है जहाँ पर तेल खोजा गया था। अधिकांश तेल डिगबोई में रिफाइनरी में भेजा जाता है। फिर नाहरकटिया का क्षेत्र, इस क्षेत्र से तेल पाइपलाइन के माध्यम से असम में नूनामट्टी और बिहार में जो बरौनी तेल रिफाइनरी है उसमें भेज दिया जाता है। नाहरकटिया का क्षेत्र हो गया। अरुणाचल प्रदेश में तेल भंडार मानभूम में, खरसांग में और चराई में पाए जाते हैं। त्रिपुरा में तेल भंडार मनमुंग बांगा और मानू अम्पी बाजार में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी भारत में मेजर जो आता है तेल क्षेत्र वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात के आसपास के क्षेत्र में, अमरेली तक, सूरत से अमरेली तक ये फैला हुआ है। अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल, नवगाम, कोसांबा, कथाना, बरकोल, बेसाड़ा, सानंद, इन क्षेत्रों में तेल मिलता है, मतलब तेल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इन क्षेत्रों में। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र गुजरात में नहीं, जैसे अंकलेश्वर, लुनेज, कलोल, नवगाम, कोसांबा, बरकोल, मेहसाड़ा, सानंद, ये सब गुजरात के क्षेत्र हैं। राजस्थान के बाड़मेर में 2004 में सबसे बड़ी जमीनी तेल की खोज की गई थी। ये मंगला ऑयल फील्ड्स जो है ये राजस्थान में है। इस क्षेत्र की खोज में नवीनतम भूवैज्ञानिक मॉडलिंग के साथ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 2002 में महत्वपूर्ण तेल पहले खोजे गए थे जिनको सरस्वती और राजेश्वरी बेसिन कहा गया था। ठीक है, सरस्वती, राजेश्वरी और ये मंगला को ऑयल फील्ड से कहाँ पे? राजस्थान में। बाकी ऑफशोर क्षेत्र कई सारे हैं। ऑफशोर क्षेत्र जो है ये आपके ईस्टर्न इंडिया में भी है, वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा है। जैसे मुंबई हाई जो है ये ऑफशोर है।
मुंबई हाई या बॉम्बे हाई इसको बोलते हैं, यहाँ से तेल निकाला जाता है सीबेड से ड्रिल करके, यानी कि सीबेड से, यानी कि जमीन से हट के समुद्र के नीचे से ड्रिलिंग करके तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई हो गया, एक अलियाबेट आइलैंड है, यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो कई सारे ये क्षेत्र हैं ऑफशोर के। महानदी का जो डेल्टा है, कावेरी महानदी का डेल्टा, वहाँ से भी आजकल खोज की जा रही है। हम लोग कृष्णा महानदी, माफ कीजिएगा, कावेरी नहीं, कृष्णा महानदी का जो डेल्टा रीजन है वहाँ से भी खोज की जा रही है। ऑयल की संसद के सचिवालय के बारे में बात कर लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का अपना सचिवीय स्टाफ होता है। भर्ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा विनियमित की जाती हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक महासचिव यानी स्थायी अधिकारी इसका नेतृत्व करते हैं। तो सदन के पीठासीन अधिकारी जो है उनके द्वारा एक महासचिव नियुक्त किया जाता है, स्थायी अधिकारी होता है, उसके द्वारा ये पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को हेड किया जाता है। सदन के पीठासीन अधिकारी दो होते हैं राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा में जो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और जो है निचले सदन यानी लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष, उनमें से कोई एक जो है महासचिव की नियुक्ति करते हैं। लास्ट ईयर ही एग्जाम में पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से क्वेश्चन आया था। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये भी सही है, संसद ही तय करता है कि स्टाफ की सेवा की शर्तें, नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, सर्विस कंडीशंस वगैरह क्या होंगी। संसद के दोनों सदनों में जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं उनको समझ लेते हैं। दोनों ही सदनों में लीडर ऑफ हाउस होते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और कामकाज के संचालन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कई सारे जो चीज़ें हैं उसमें इनको कंसीडर किया जाता है हाउस प्रोसीडिंग्स में। भारत के संविधान में सदन के नेता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, सही है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ हाउस जैसा कोई भी पद उल्लेख नहीं है। संसद के नियमों में इसका उल्लेख किया गया है, या पार्लियामेंट्री रूल्स में इसका उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सदन के नेता होते हैं अगर वे लोकसभा के सदस्य होते हैं। यदि कोई अन्य मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री जिसको नामित कर देंगे वही हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस कहलाएगा। और राज्यसभा में सदन का नेता वह मंत्री हो सकता है राज्यसभा का सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट कर दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, वो किसी को भी लीडर ऑफ हाउस अपॉइंट कर देते हैं। सदन के उपनेता को भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जा सकता है, यानी कि डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस भी बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। यूएस में मेजॉरिटी लीडर का कॉन्सेप्ट होता है, लीडर ऑफ हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 10 वर्षों से आपने देखा होगा, अगर पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं और एक्चुअल जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसको आपने अगर सुना हो, तो इसमें क्या रूल होता है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। आपने सुना होगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी, ठीक है, 55 सीटें ना होने के कारण जो है वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं नामित कर पाए थे 2014 में, 2019 में, क्योंकि उनके पास 55 सीटें ना होकर के कभी 52 थी, कभी 40 रह गई थी। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस बनने के लिए करीब कोरम पूरा करना होता है। मावलंकर फॉर्मूला ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस के लिए पार्टी के पास कम से कम जो है पूरे सदन की सदस्यता की 1/10 सीटें यानी कोरम पूरा करना होगा। जितना कोरम के लिए जरूरी होती है सीटें नंबर ऑफ, उतना ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए पार्टी के पास जो है सीट होनी चाहिए। ये मावलंकर फॉर्मूला कहता है, ऐसा किसी भी नियम में नहीं लिखा है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करते हैं, सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना और हर समय एक वैकल्पिक सरकार उपलब्ध कराने की बात कहना इनका अधिकार भी होता है, और ये अक्सर ऐसा कहते पाए जाते हैं। और भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन का भी नहीं, लीडर ऑफ हाउस का भी नहीं है। इनका उल्लेख जो है एक स्टैट्यूट में किया गया है। स्टैट्यूट क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में ये बताया गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन वह होता है जिसे स्पीकर नामित कर देगा कि मतलब जीतने वाली पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, उसी का जो नेता होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा। उसमें 1/10 का बात नहीं की गई है, 1/10 की बात की गई थी हमारे पहले स्पीकर मावलंकर के द्वारा, तो वही कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा था। तो मतलब इस पूरे नियम को ये समझिए कि अगर किसी भी पार्टी के पास, मतलब सरकार बनाने वाली पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी के पास अगर 1/10 सीटें हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पार्टी का जो लीडर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाने लगेगा हाउस में, उसको स्पीकर रोक नहीं सकते हैं। अगर ये 1/10 का नंबर उसने प्राप्त कर लिया, जैसे राहुल गांधी के पास है इस समय, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। स्पीकर के पास उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से रोकने की शक्ति नहीं होती है। बट अगर 1/10 सीट किसी भी पार्टी के पास नहीं है,
यानी 1/10 सीट, 55 सीट किसी भी पार्टी के पास नहीं लोकसभा में, तब भी मान लीजिए किसी के पास 40 है, 45 है या फिर 52 रह गई कांग्रेस के मामले में, या 53 रह गई, तब भी स्पीकर के पास अधिकार रहता है कि वो उस पार्टी के लीडर को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर सकता है। उसके पास एक तरीके से पावर हो सकती है। लेकिन अगर नंबर ये है तो उसको रोक नहीं सकता स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से। इस पद को पहली बार मान्यता कब मिली थी? ऑफिशियल मान्यता इसको 1969 में मिली थी, ध्यान रखिएगा। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है ये संविधान में नहीं मेंशन्ड है, और ना ही जो है संसद की जो नियमावली है उसमें इसका मेंशन है। इसका मेंशन एक कानून में है, तो ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, लीगल पोस्ट है, क्योंकि संसद के स्टैट्यूट में इसको दिया हुआ है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ना संविधान में दी है, ना ही सदन के किसी भी कह सकते हैं मतलब किसी भी हमारी लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स में, रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं दिया है, लेकिन इसमें दिया है, इस एक्ट में। पार्टी व्हिप के बारे में अगर बात कर लें तो ना तो संविधान में, ना ही सदन के नियमों में, ना ही किसी संसदीय विधि में इसका उल्लेख है। व्हिप की जो कह सकते हैं कार्य प्रणाली है वो एक कन्वेंशन पे आधारित है, संसदीय परंपराओं पे आधारित है, ना ही किसी नियम पर, ना ही किसी स्टैट्यूट पर, ना ही प्रोसीजर पर। सत्तारूढ़ या विपक्षी दल दोनों के पास संसद में अपना व्हिप होता है, और व्हिप सहायक या फ्लोर लीडर के रूप में कार्य करता है। अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, उनका समर्थन हासिल करने के लिए उत्तरदायी होता है। संसद में अपने दल के सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करना व्हिप की जिम्मेदारी होती है। उनका व्यवहार कैसा हो, वो कैसी भाषा का प्रयोग करें, ये व्हिप के ऊपर होता है कि मेंटेन करें। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार स्पीकर निर्देश देते हैं कि सभी सदस्य जो है अपने व्हिप की कह सकते हैं व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। सदस्यों को व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है, और वरना स्पीकर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। लीडर ऑफ हाउस, इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं किया गया, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर में किया गया है, सदन के नियमों में। और अगर हम विपक्ष के नेता के बारे में बात करें तो रूल ऑफ प्रोसीजर में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में भी नहीं, लेकिन एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है, संसद द्वारा बनाई गई विधि है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और ये कैसे बनते हैं, ये किस पर आधारित है? मावलंकर फॉर्मूला पर, कि 1/10 यहाँ पे चाहिए होगा नंबर। बायोस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच वेयर लिविंग थिंग्स थ्राइव एंड लिव। इट इज द पोर्शन ऑफ द प्लैनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीव उत्पन्न हो सकते हैं और रह सकते हैं, और जो जीवन को सक्षम बनाने योग्य हो उसको हम लोग जीवमंडल बोलेंगे। पृथ्वी के 3 अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे कि जलमंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर होता है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन इसमें सभी जीव नहीं रह सकते हैं, इन सभी में जीव नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एटमॉस्फेयर का कोई हिस्सा हो जहां पर जीव नहीं रह सकते हैं। ये वह भाग होता है बायोस्फीयर जहां पर इन तीनों का समावेश देखने को मिलता है। लिथोस्फीयर स्थलमंडल और वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वैसा कॉम्बिनेशन जहां पर जीव रह सके, उसी को हम लोग बायोस्फीयर बोल देते हैं। बायोस्फीयर कोई अलग से नहीं है, इन तीनों का ही समावेश जहां पे हो जाएगा उसी को हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे। और उस बायोस्फीयर में जो है लिविंग बींग्स सस्टेन कर सकें, ऐसा होना चाहिए बायोस्फीयर। The biosphere is a term that encompasses all the ecosystems on Earth. It is therefore includes both living elements and living organism, non-living organism and non-living elements and living organism. तो जीवमंडल ऐसा शब्द है जो जिससे ये अर्थ निकलता है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का एक समूह होता है, यानी कि जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स इस पूरे प्लैनेट में, अर्थ में सस्टेन कर रहे हैं, उसको एक साथ अगर कंबाइन कर दें तो वो क्या कहलाने लगेगा? बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम में क्या होता है? नॉन लिविंग एलिमेंट्स भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे सनलाइट और वाटर, और बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे जीव वगैरह। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें जो है बायोस्फीयर में समाहित होती हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में भी दोनों ही चीज़ें होती हैं, और इकोसिस्टम के समूह को ही बायोस्फीयर बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखिएगा कि बायोस्फीयर इज अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे आपसे एग्जाम में दे दें कि बायोस्फीयर इज अ स्टेशनरी कॉन्सेप्ट, तो नहीं, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है और हमेशा परिवर्तनशील रहने वाला है। लगातार मानवीय गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई कुछ ऐसे तरीके हैं हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है, इकोसिस्टम भी और बायोस्फीयर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बायोस्फीयर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, आप देखेंगे हमेशा ऐसा गोला बना करके, जिसमें थोड़ा सा लिथोस्फीयर भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, और इसके कॉम्बिनेशन में कहीं जो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग एलिमेंट्स सस्टेन कर रहे हैं वही बायोस्फीयर है।
अब बायोस्फीयर जो है एक ओपन सिस्टम की तरीके और क्लोज्ड सिस्टम की तरीके काम करता है। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। और सेकंड स्टेटमेंट है देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये समझिए इसमें कि देयर कैन बी नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर, तो ये सही है। बायोस्फीयर में कोई भी नए सब्सटेंस नहीं आ सकते स्पेस डस्ट को छोड़कर। स्पेस डस्ट ही ऐसी चीज़ है जो नए सब्सटेंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस हो सकती है बायोस्फीयर में, और कुछ आ नहीं सकता, और जो यहाँ का है वो कुछ जा नहीं सकता। जैसे यहाँ पर जो भी होता है, अर्थ को अगर हम एक बायोस्फीयर का एग्जाम्पल माने तो अर्थ में जो भी है वो यहीं पर रहता है, वो जो है रिसाइकिल होता रहता है। हम जब मरेंगे तो हम मिनरल के फॉर्म में हमारे लिथोस्फीयर में फैल जाएंगे। वाटर साइकिल है, वाटर जितना जो है यहाँ से इवेपोरेट होता है वो वर्षण के फॉर्म में नीचे आता है, कहीं भी कुछ भी लॉस्ट नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो रीजन में दिया हुआ है कि जीव मंडल के पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है। जितना पदार्थ यहाँ पर है वही रिसाइकिल होता रहेगा। नया पदार्थ बायोस्फीयर में, या फिर अगर हम अर्थ को एज अ बायोस्फीयर का एक एग्जाम्पल मान ले तो ये आपको समझने में आसान रहेगा कि अर्थ में कुछ भी नई चीज़ नहीं आती, अर्थ के पास जो है वही रिसाइकिल होता रहता है, ठीक है। और अर्थ से कोई चीज़ कहीं जाती नहीं कि अर्थ का जो भी कुछ चीज़ है वो स्पेस में चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ये वाला हमारा एकदम सही है। अब पहला स्टेटमेंट है, ये जो है कथन अपने आप में अधूरा कथन है, तो इसको सही मानना है कि गलत मानना है, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसकी ऑफिशियल की नहीं आई थी, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकते। मैं आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ आगे के लिए। द बायोस्फीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ये यहाँ पे सही होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में तो हमारा बायोस्फीयर एक ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो अर्थ को मिलती है किससे? सन से मिलती है। और हमारी अर्थ जो है वो एनर्जी को रेडिएट भी कर देती है। जैसे अगर हम इसको देखें कि ये जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो है हमारी अर्थ एनर्जी को वापस भेज देती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो ये एनर्जी आती है हमारे पास, इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में हमारी अर्थ रेडिएट कर देती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है। एनर्जी के टर्म्स में हमारा बायोस्फीयर, जो कि एक अर्थ इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक ओपन सिस्टम है। जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र है ऊर्जा के संदर्भ में, लेकिन पदार्थ के संदर्भ में ये बंद तंत्र है। द बायोस्फीयर इज एन क्लोज्ड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल बट इज एन ओपन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए कि बायोस्फीयर हमारा एक खुला तंत्र किसके लिए होगा? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन जो मटेरियल या फिर मिनरल होगा, मिनरल या मटेरियल के लिए, उसके लिए एक क्लोज्ड सिस्टम होता है हमारा बायोस्फीयर। ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो डे नंबर 23 में साइंस सेक्शन से आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ये समझा था कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। जाहिर सी बात है ब्लड आएगा, क्योंकि वही तो फ्लो हो रहा होता है, और जिनकी मदद से फ्लो हो रहा होता है वो भी आएंगी, मतलब ब्लड वीजल्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तो चाहे ब्लड की बात करें, इंक्लूडिंग प्लाज्मा और जितने भी उनकी सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे फैक्ट, सारी बीमारियां, जेनेटिक डिजीज़, सब कुछ कर चुके हैं। और ब्लड वीजल्स के बारे में भी हम वीडियो नंबर 21 और 22 में देख चुके हैं। तो वो सब आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है पहले वो जाके देख लीजिए, इसके बाद इधर आइए। तो अब बच रहा है ह्यूमन हार्ट, क्योंकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का दिमाग होता है, तो इसके बारे में तो बात करनी है। और पूरी की पूरी बात साइंस के हिसाब से होगी, बॉलीवुड वालों के हिसाब से नहीं कि दिल टूट जाता है, दिल ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसके जो बेसिक फंक्शन है, और इसके फेल होने से सीधे मौत होती है, बाकी डिप्रेशन में कोई नहीं जाता है। तो हम कवर करने वाले हैं बेसिक फैक्ट, क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं, आई भी हैं पहले, भले यूपी पीसीएस ने ना पूछा हो, लेकिन अदर स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी गई हैं। और साथ ही में हार्ट की वर्किंग, अब इसके नाम से रोंगटे खड़े हो गए होंगे आप सबके, क्योंकि आपके स्कूल टाइम में चाहे जितनी बार आपने पढ़ा हो, पल्ले नहीं पढ़ा होगा। खैर आपकी भी कोई गलती नहीं है, उस समय यूट्यूब नहीं होगा और इतने अच्छे से किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप हार्ट की वर्किंग कभी भूलोगे नहीं, बशर्ते रिवाइज़ करते रहना। तो वैसे तो अगर हार्ट देखो आप तो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है एकदम, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि वो हमें बाईं तरफ फील होता है? बीच में फील होना चाहिए। फिर ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा उसका लेफ़्ट की तरफ झुका होता है और राइट में बहुत थोड़ा ही पार्ट होता है। अभी बताते हैं आपको।
देखिए वैसे तो नॉर्मल कर आप देखें 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है, जिसमें 220 ग्राम लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जबकि राइट में सिर्फ 80 ग्राम। इस वजह से ज़्यादातर हिस्सा हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है और फील भी वहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये फेफड़ा 1 है, ये 2 है, इसके बीच में ये आपको हार्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, अब आप सोच रहे होगे ये तो राइट है क्योंकि मेरा दाहिना हाथ यहाँ चल रहा है, लेकिन आप किसी की फुल फ़ोटो देख लो या तो अपने आप को शीशे में देख लो, आपका दाहिना हाथ यही तो होगा। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक, अभी से बता दिया ताकि जब हार्ट की वर्किंग बताएं तो आप कंफ्यूज ना हो। ये एकदम बीच में है वैसे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका लेफ्ट हैंड साइड झुका हुआ है, 220 ग्राम, बाकी का 80 आपको इधर है, तभी लेफ्ट हैंड साइड में ये हमें फील होता है। और वैसे जो पान के शेप का हार्ट आपको बना के दिखाते हैं ना व्हाट्सएप में, जो दिल की इमोजी होती है, उस टाइप का दिल नहीं होता है, बस एनालिसिस के लिए बना दिया जाता है। हम भी आपको बना के बताएंगे, लेकिन वैसा शेप नहीं होता। कोनिकल इसका शेप होता है, शंक्वाकार, और ऐसा लगता है जैसे मुट्ठी आपने भींच ली हो, इस तरीके से ऐसा होता है रियल लाइफ में जो हार्ट है। तो ये देखिए बंद मुट्ठी की तरीके से दिखता है, कोनिकल इसका शेप है। इसकी जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री है, मतलब अपने हिसाब से हम इस मसल्स को ना हिला सकते हैं, ना डुला सकते हैं, ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनका अपने आप ही चलती हैं अनैच्छिक पेशियाँ। और वैसे आपको ये लगता है कि एक भी हार्ट बीट आपकी बंद हुई तो दिक्कत हो जाएगी, और वैसा होता भी है, लेकिन 2 बीट के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आपका हार्ट जो है ये रेस्ट करता भी है। यूपीपीसीएस में आया था एक बार क्वेश्चन कि हार्ट जो है कब रेस्ट करता है, तो कुछ आयोग मानते हैं कभी नहीं करता है, लेकिन यूपीपीसीएस ने माना है कि 2 बीट के बीच में ये रेस्ट करता है, जो कि सही भी है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो जो ये हमारा हार्ट है ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और एक और दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भी भरा होता है, फ्लूइड, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका काम क्या है, बाहरी जो भी झटके लगते हैं हमारी डेली लाइफ में वो हमारे हार्ट को प्रभावित ना करें, ये मेक श्योर करके रखना। और वैसे भी इतनी सारी पसलियों से ये बंद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इन्हीं पसलियों की वजह से कभी कभी हमारी जान भी बच जाती है। फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट अगर मेजर हो गया किसी का और गाड़ी में एयरबैग भी नहीं है, तो ये पसली निश्चित तौर पे जाएगी, लेकिन 20-25 दिन में सही हो जाएगी। और अगर 5-6 एक साथ टूट गई तो उसी दर्द से आदमी चला जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हार्ट डैमेज हो जाए पूरा या फेफड़े डैमेज हो जाएँ, ये पसलियाँ बचा लेती हैं इनको। अब ये कितनी होती हैं जब स्केलेटल सिस्टम पे आएंगे तब बात करेंगे। वैसे अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डायग्राम को देख के सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी घबराएगा नहीं, क्योंकि इसको ऐसा समझा देंगे कि कभी आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हमारे मानव हृदय में। और भाई अगर चैम्बर की बात चली गई है तो चैम्बर के ऊपर हम बात कर चुके हैं अपनी इसी डिवाइस सीरीज़ के किसी वीडियो में, जिसमें मछली की कहानी सुनाई थी आपको कि भाई मछली जल की रानी है, और उसके बाद खैर छोड़ो। तो ये देखिए बात चली गई है, तो ऐसा है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जितना भी मत्स्य समूह है जिसमें शार्क भी आता है, उसके 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में। जितने भी एम्फीबियन है, मतलब जो ज़मीन पानी दोनों में रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेढक, उसमें होते हैं 3 चैम्बर। जितने भी रेंगने वाले जीव हैं उसमें होते हैं 3 चैम्बर। इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के होते हैं 4। बेशक से वो ठंडे रक्त का जीव है और साथ में रेंगता भी है, इसके बावजूद ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मछली जल की रानी वाले वीडियो में ये शायद रह गई थी बात, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाहे अंडे देने वाले जीव हों चाहे बच्चे जनने वाले जीव हों, मतलब हम उसमें हम लोग भी आते हैं, तो उनके 4-4 चैम्बर होंगे। और भाई काकरोच ना तो 3 में है ना 13 में, तो इसके 13 चैम्बर होंगे। अब सीधे से आ जाओ वापस इसी डायग्राम में। हमने बात की चैम्बर के बारे में, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस पूरे हार्ट को मकान मान लो तो चैम्बर का मतलब होता है कमरा। तो कितने कमरे हो गए, 4, 1 2 3 4। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये राइट हैंड साइड है, ऐसा नहीं है। आप खुद को आईने में देख लो, पता चल जाएगा। दाहिना हाथ इधर होता है आपका, ये राइट ये लेफ्ट। तो ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल क्या है, कमरों के नाम, चैम्बर्स के नेम। आर्ट्रियम को कहते हैं आलिंद, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। उसी तरीके से वेंट्रिकल को कहते हैं निलय। आलिंद में खून आता है, देखिए याद करना कितना आसान है। आलिंद में है आ मतलब आना, तो खून हार्ट में रिसीव कहाँ से होता है, तो आर्ट्रियम से। और यहाँ से बाहर कैसे जाता है, किस कमरे से, तो वेंट्रिकल से। अभी पूरी वर्किंग बताएंगे आपको। और ये जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये चीज़ आपको दिख रही है, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व मतलब गेट, तो जैसे चैम्बर का मतलब कमरा, तो वॉल्व का मतलब गेट। उसी तरीके से जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पड़ता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राई में ये 3 आपको गोले दिख रहे हैं,
इसलिए ट्राइकस्पिड, जिसे त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं, और बाई में ये 2 दिख रहे हैं इस वजह से बाइकस्पिड द्विकपर्दीय कपाट। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इन कपाट का। अब सीधे वर्किंग पे आते हैं। तो जितना भी ब्लड हमारे अलग अलग ऑर्गन के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको यूज़ कर लिया। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन तो रह नहीं गई है, तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो हार्ट में प्रवेश कहाँ से करता है? 2 टाइप की नसें होती हैं, वहाँ से कर जाएगा। 2 रास्ते होते हैं इस टाइप के ब्लड को हार्ट में जाने के लिए, ठीक। पहला रास्ता है सुपीरियर वीना कावा, अग्र महाशिरा। तो जितनी भी हमारी अपर बॉडी है, मतलब पेट के ऊपर का हिस्सा, वहाँ से जो ऑक्सीजन निकाला हुआ ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, ये पूरी जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको हार्ट में आने के 2 रास्ते होते हैं। अपर बॉडी के लिए, पेट के ऊपर के हिस्से के लिए सुपीरियर वीना कावा से वो सारा ब्लड आएगा हार्ट में, और जो नीचे का हिस्सा है पेट के, वहाँ से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो इन्फीरियर वीना कावा, निम्न महाशिरा से आएगा। तो ये बड़ी बड़ी नसें होती हैं जिनका काम है अपर या फिर लोअर बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके आना। और ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे रिसीव होगा? आलिंद में। अभी हमने देखा खून आता वहीं पे है, लेकिन कौन से आलिंद में? लेफ्ट की राइट, तो जाहिर सी बात है राइट, दाहिना हाथ आपका ये है। तो राइट आर्ट्रियम में इम्प्योर ब्लड आएगा। कहाँ कहाँ से आ सकता है? सुपीरियर वीना कावा से और इन्फीरियर वीना कावा से। अब इसके बाद ये राइट साइड ही रहेगा, ये कभी भी अपने आप लेफ्ट में नहीं जाएगा। एक बार राइट में पहुंच गया आलिंद में, आर्ट्रियम में, तो वहीं पे रहेगा। इसके बाद ये जस्ट नीचे जाएगा। कैसे नीचे जाएगा? जैसे ही राइट आर्ट्रियम में ब्लड रिसीव हो गया इम्प्योर वाला, तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं ये खुल जाएंगे और इस ब्लड को अलाउ कर देंगे कि भाई तू नीचे जा। और जैसे ही आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में गया, ये गेट बंद हो जाएंगे अपने आप। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लड वापस ऊपर ना चला जाए। जिस तरीके से आजकल की गाड़ियों में हिल होल्ड असिस्ट होता है कि गाड़ी ऊपर ही जाए चढ़ाई में, वो बैक ना आ जाए, तो भगवान ने इस चीज़ का इंतजाम पहले से ही करके रख रहा है। द गॉड इज़ बियॉन्ड इंजीनियरिंग। तो एक बार आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला गया तो इसके बाद यहाँ से एक सेमी लूनर वॉल्व है, चांद की आकार का गेट है, ये कहाँ पाया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये गेट खुल जाएगा और इसके बाद क्या मिलेगा आपको? जैसे ही ये गेट खुलेगा तो यहाँ से शुरू होगी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? पल्मोनरी वीन क्या है? पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। एक बार फिर से हल्का सा बता देते हैं। जैसे दुनिया की कोई भी आर्टरी हो उसमें प्योर ब्लड जाएगा बाकी ऑर्गन तक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड जाएगा सिर्फ फेफड़े तक और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इम्प्योर ब्लड को प्योर भी तो होना है, और प्योर करेंगे फेफड़े तो जाहिर है कि वहीं जाएगा। तो हुआ क्या? इम्प्योर ब्लड आने के 2 रास्ते, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। कहाँ पे आएगा? राइट आर्ट्रियम में। इसके बाद वो राइट साइड ही रहेगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। कैसे? ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे और जैसे ही नीचे आ जाएगा वो बंद हो जाएंगे, ऊपर नहीं जाना चाहिए खून को। इसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल में आया तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाएगा और यहाँ से शुरू हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, और पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड जो है ये फेफड़े तक चला जाएगा। फेफड़े क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीजन भर देंगे, क्योंकि हम लोग सांस तो ले ही रहे होते हैं, वहाँ से बाहर से ऑक्सीजन जाएगी, वो खून में मिल जाएगी। और जैसे ही ऐसा होगा तो दूसरे नंबर के फेफड़े से एक नस चालू होती है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। दुनिया की कोई भी नस हो उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और वो सीधे हार्ट में जाता है, लेकिन फेफड़े का काम ब्लड को प्यूरिफाई करना है, तो वहाँ से जो नस निकलेगी उसमें प्योर ब्लड जाएगा हार्ट तक। तो दूसरे नंबर के फेफड़े से पल्मोनरी वेन चालू होगी और जो ब्लड यहाँ से इम्प्योर वाला आया था फेफड़े ने उसको प्योर कर दिया, ऑक्सीजन भर दी उसमें, जिसके बाद उसको वापस हार्ट तक पहुँचाने का काम करेगी ये पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कहाँ पे पहुँचाएगी? तो आर्ट्रियम में। देखिए खून आएगा आर्ट्रियम में ही, ये बात अलग है, इम्प्योर वाला राइट आर्ट्रियम में आएगा, प्योर वाला लेफ्ट में आएगा। तो आलिंद में आ गया। इसके बाद ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे और ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। देखिए राइट में आएगा तो राइट में ही रहेगा, फिर नस का काम शुरू हो जाएगा आर्टरी का। लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में ही रहेगा। आर्ट्रियम में आया, वेंट्रिकल में गया, बाइकस्पिड वाल्व खुल गए, बंद हो गए। इसके बाद कहाँ जाएगा? सवाल ये है। इस वाले वेंट्रिकल में एक और वाल्व होता है जिसे कहते हैं आयोर्टिक वाल्व, महाधमनी का पार्ट। यहाँ से क्या शुरू होती है? महाधमनी, AORTA। पिछले वीडियो में इसकी बात कर चुके हैं, जो कि बाकी अलग अलग धमनियों में बढ़ जाती है। तो यहाँ से जो भी प्योर ब्लड आएगा वो महाधमनी के पास जाएगा और महाधमनी क्या करेगी? पूरे शरीर में इसको फैला देगी। ये हम देख चुके हैं पिछले वाले में।
तो बस इतनी आसान होती है ये पूरी की पूरी वर्किंग। और ये जो महाधमनी से प्योर ब्लड जाएगा, अलग अलग ऑर्गन उसको यूज़ करेंगे, सेल्स उसको यूज़ करेंगी और उससे ऑक्सीजन निकाल देंगी। उसके बाद ये वापस यहाँ पे आएगा और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब सवाल ये है कि यहाँ से महाधमनी के पास जो ब्लड गया बहुत तेज़ी से जाता है, एकदम हाई प्रेशर से 120 mm ऑफ Hg मिनिमम। तो सबसे पावरफुल चैम्बर कौन सा होता है हार्ट का? ये वाला, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसी लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, महाधमनी का पार्ट, जहाँ से शुरू होती है महाधमनी, और वही पूरे ब्लड को फैलाएगी पूरे शरीर में, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी वर्किंग आपको समझ में आई होगी। सबसे आसान भाषा में ये हमने आपके लिए बता दी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। अब जो हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन, पहली बात तो धक धक साउंड नहीं आती है, ये बॉलीवुड वालों के हिसाब से आती होगी। लब डब साउंड आती है जब दिल धड़कता है, सो कॉल्ड, मतलब हार्ट बीट के टाइम पे लब डब साउंड आती है, धक धक नहीं आती। तो खैर, हार्ट बीट का मतलब क्या है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। जब हार्ट ने पंप किया तो वो क्या हुआ, सिकुड़ गया, उससे ब्लड पूरा निकल गया। कहाँ चला गया? तो महाधमनी के पास चला गया। तो ऐसे में हार्ट जो है, जाहिर सी बात है, सिकुड़ जाएगा। जैसे कोई रसगुल्ला है, उससे आप सारा सीरा निकाल दोगे तो वो सिकुड़ तो जाएगा ही, वही वाली चीज़ है। तो ये जो सिकुड़ना है इसे कहते हैं संकुचन, मतलब सिस्टोल। और नसों के माध्यम से जब हार्ट में ब्लड वापस आया तो उसमें खून भर गया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जिसे कहते हैं अनुशिथिलन। तो सिस्टोल में मिनिमम प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, और अनुशिथिलन मतलब जब वापस खून आएगा दिल में, और उस टाइम पे जो नसों पे प्रेशर लग रहा होगा वो 80 लगेगा। आर्टरी पे लगता है 120। तो जब ब्लड बाहर निकलता है दूसरे ऑर्गन के लिए तो ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, जब वापस लौटता है तो कम प्रेशर से। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हार्ट की स्टडी की जाती है। इसको पढ़ा समझा रिसर्च किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी। कानपुर वाले कंफ्यूज मत होना कि कार्डियोलॉजी तो हृदय रोग संस्थान है, 1 रुपये का पर्चा बनता है जहाँ, तो नहीं, वो तो है ही है। कार्डियोलॉजी एक ब्रांच है हार्ट की। अब ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट बढ़ जाती है? तो थायरॉक्सिन। नॉर्मल कर अगर आप देखें, आप लेटे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, तो 72 बार 1 मिनट में हार्ट बीट करता है। इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है एक बार दिल को धड़कने में। धड़कने का मतलब क्या है? एक सिस्टोल एक डायस्टोल, 0.8 सेकंड लगते हैं। और अगर आप दौड़ रहे हो तो इससे भी बहुत कम समय लगेगा। जो ये पेस मेकर है, इसका काम है हार्ट बीट एडजस्ट करना। हो सकता है 72 से नीचे आपकी चली जाए तो 72 तक ले आएगा, और अगर मान लो 130-35 पहुंच गई तो उसको जितना कम करने की कोशिश कर सकता है वो करेगा। तो ये काम होता है पेस मेकर का, जिनके लगा होगा वो लोग जानते होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो या आरओ हो।